नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दक्षिण मायने रखता है। दक्षिण मायने इसलिए रखता है क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो दक्षिण बेहद मायने रखता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 2024 के चुनाव। देखिए, दक्षिण से 129 सीटें आती हैं और जिसमें से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन जब 240 के आंकड़े पर बीजेपी आई तो सत्ता में काबिज होने के लिए उनको टीडीपी से यानी चंद्रबाबू नायडू से 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेना पड़ा। ये सब उदाहरण इसलिए बताए जा रहे हैं कि क्यों दक्षिण में जो नतीजे आए, खासतौर पर तमिलनाडु के जो नतीजे आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे ही दिन तेलंगाना का दौरा किया, कर्नाटक का दौरा किया, वहाँ पर ज़बरदस्त योजनाओं का और शिलान्यास उद्घाटन किया। ये सब क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 2029 में आप 400 पार के आंकड़े को, जो पिछली बार का वादा था अधूरा रह गया, उसको पूरे करने के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले याद आता है तमिलनाडु की 39 सीट्स, जिसमें से बीजेपी ने पिछली बार एक भी सीट जीती नहीं थी। कई सारे फॉर्मूले, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, अन्ना मलाई, सब कुछ किया। एआईडीएमके के साथ तो इस बार समर्थन किया, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां पर अंदर नहीं जा पा रही है। तो क्या वजह है? तमिलनाडु में जो अभी विजय के जीतने के बाद का क्या बदलाव है? क्या बीजेपी एंट्री पॉइंट पे भी नहीं पहुंच पाएगी? बीजेपी का सिर्फ 3% वोट है। कांग्रेस का क्या भविष्य रहने वाला है? इन तमाम बातों को हम डिटेल में डिकोड करेंगे और उसके लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं जो आपके जो तमाम सवाल थे तमिलनाडु पॉलिटिक्स, विजय की एंट्री से लेकर सुपरस्टार विजय जो सीएम बने, इन तमाम बातों के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ अंदर की बातें हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले मेरे साथ जो गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं, लाल बहादुर स्वर्णकार जी हैं, प्रोफेसर डीयू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ सर सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करती हूँ, कौशिक साहब, विजय की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? ये तमिलनाडु पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट के लिहाज से आप मान रहे हैं? देखिए, 70 के दशक से आप देखेंगे तो केवल दो ही दलों के बीच वहां की राजनीति थी, डीएमके, एआईएडीएमके। कांग्रेस 70 के दशक से पहले की राजनीति और 70 के दशक की राजनीति में बहुत डिफरेंस आ गया। दो दलों के बीच जनता कभी इसको, कभी उसको, कभी इसको, कभी उसको। निश्चित तौर से ये दिखा कि इन दोनों दलों से क्या मिला। जयललिता को हमने देखा कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अंतिम समय में क्या हुआ। और जहाँ के तमिलनाडु में आप देखेंगे कि जब दूसरे दल की सत्ता आती थी तो पहला जो सत्ता में रहा उसके मुख्यमंत्री के साथ या उसकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ क्या होता था। मतलब हर दर्जे की जो राजनीतिक गलियारों से दूर हटके जो राजनीतिक द्वेष की भावना थी वो वहाँ तमिलनाडु में दिखी। पहली बार जनता के मन में आता है कि दोनों दलों को देख लिया, बार बार कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो जनता के मन में ये कब आया कि द्रविड़न पॉलिटिक्स से हटकर, ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार पॉलिटिक्स में नहीं रही हो, वहाँ के लोग भगवान मान लेते हैं, अपना भविष्य मान लेते हैं जो नतीजा है। एमजीआर को देखा, पर एमजीआर तो फिर भी डीएमके में रहे, फिर एआईडीएमके में आए। इनका तो पॉलिटिकल भविष्य तो 2 साल का था, पीछे उनकी टीम थी, 10 साल से वो प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्रविड़न पॉलिटिक्स को साइड करके दो बड़ी पार्टीज को छोड़ के विजय को चुना गया? देखिए, कुछ ऐसे राजनीतिक वायदे जो मुझे लगता है कि न तो डीएमके के पास थे न एआईएडीएमके के पास वादे। दूसरा, एक यूथ चेहरा। मुझे लगता है कि जब किसी की फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो बहुत दिनों बाद जो चीज़ें यूथ देखता है तो समझ में आता है कि कुछ कर सकता है हमारे लिए। अधिकतर आप देखेंगे कि वो ड्रेस कोड बूथों तक भी देखा गया, वही पजामा और शर्ट जो जिस तरीके की वहाँ जो पहनते हैं विजय जी। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों दलों की राजनीति से पक करके, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि जयललिता पे इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब जयललिता जी इस दुनिया में नहीं रही तब तमिलनाडु में क्या हुआ, लोग रो रहे थे। रोने की परंपरा के बाद आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने गए। लेकिन जब सत्ता की बात आई, वोट देने की बात आई, तो कभी हम सोच सकते हैं हमारी हिंदी बेल्ट में तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़े तो उसके साथ ऐसी
अपार भीड़ श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े। यही तो फर्क है। इसलिए मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, हमने द्रविड़ पॉलिटिक्स को साइड होते देखा। ये इतना विरोधाभास कैसे है कि एक तरफ तो नॉर्थ में हम हिंदुत्व की लहर देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें आ गई हैं, हिंदुत्व की बात हो रही है, एकजुटता। दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम द्रविडियन पॉलिटिक्स को साइड करके आपने किसी एक राजनेता को चुना है, डबल इंजन की सरकार भी नहीं है, इतना बजट भी नहीं है आज विजय के पास कि वो अपनी 6 सिलेंडर की योजना, बेरोजगारी योजना, महिलाओं का भत्ता, ये सब भी दे पाए। इतना बजट नहीं है तमिलनाडु के पास। तो जनता ने क्या सोच के विजय को चुना? सिर्फ ये स्टारडम, सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त जलवे थे, या युवा महिलाएं, युवा पुरुष आकर्षित थे? क्या वजह थी सर? मेरी समझ में जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। 60 साल की पॉलिटिक्स को, तमिल भाषा के पॉलिटिक्स को उलट के रख दिया, पहली चीज। दूसरी चीज की सेंटर की जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, वो पॉलिटिक्स को भी उल्टा है। क्योंकि ये हम नहीं कहेंगे डायरेक्ट, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अपर कास्ट का शासन चल रहा है पूरे देश में, और उलट के वो अंबेडकरवादी शासन ले आया। वहां कंप्लीट 28 सीट पर वो दलित को जिता के लाया है, और उस सीट पर जिताया है जो जनरल की सीट है। और वो पूरी पॉलिटिक्स जो चल रहा है संविधान के आधार पर, सेकुलर के आधार पर चल रहा है। वो इलेक्शन से पहले मंदिर जाता है, इलेक्शन के बाद मस्जिद जाता है, और क्रिश्चियन धर्म से वो बिलोंग करता है। कार्ल मार्क्स के हम दर्शन करने को नहीं लाएंगे, वो बातें खत्म हो चुकी है। लेकिन आज हिंदुस्तान की जो जनता मांग, आइडियोलॉजी की बात, क्या है आइडियोलॉजी? आज हिंदुस्तान की पूरी जनता अंबेडकरवादी बातों पे चल रहा है, जबकि दिल्ली की रेखा गुप्ता अंबेडकर की फोटो हटा दिया अपने विधानसभा से। तो वो जिस पॉलिटिक्स को लेके चल रहा है, वो राहुल गांधी के दृष्टिकोण से लेके चल रहा है, संविधान के दृष्टिकोण से लेके चल रहा है, संविधान की बातें कर रहा है। और आपने जैसे कहा कि वो उसके पास इतने पैसे नहीं है जो वो अपनी मांग को पूरा करेगा। 5 पॉइंट को उसने पूरा कर दिया, 5 मांग उसने, किसान की मांग को पूरा कर दिया, इलेक्ट्रिक की मांग को पूरा कर दिया, जनता औरतों की सुरक्षा के लिए एक ये बना दिया। 5 मांगों को आते के साथ उसने साइन किया 3 मांग को। सर, साइन करना और धरातल पे उतारना, ये तो धरातल पे तो उतार दिया उसने, कहा बिजली फ्री कर दिया मैंने। हम बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोल दूं अपनी आइडियोलॉजी को, फिर वो जो चल रहा है। नहीं, मेरी बात आप कहेंगे सरकार। एक सवाल कीजिए। हाँ, जैसे आपने कहा कि सारे दलित 28 दलित उनके साथ जीत के आगे, पश्चिम बंगाल में दलित किसके साथ जीत के आए? उत्तर प्रदेश में दलित किसके साथ जीत के आए? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए, वो पश्चिम बंगाल में किनके साथ गई, उत्तर प्रदेश में किनके साथ? अरे आपने कहा कि अंबेडकर बाद वो लेकर के आए, ज्यादा दलितों की संख्या विधायकों की उनके साथ है। पश्चिम बंगाल में किसके साथ है? बिहार में, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार में किसके साथ दलितों की संख्या ज्यादा है? सर, वही तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत दृष्टिकोण में फर्क है। पॉलिटिक्स अलग को बदल दिया। ठीक है सर, सर अगर सयानी घोष ने ये नहीं कहा होता काबा और मदीना की बात, तो बीजेपी के लिए उन्होंने जैसे थाली में परोस दिया एक तुष्टीकरण का एग्जाम्पल, ठीक वैसे ही अभी एक सर ने एक बात कही कि 28 दलितों को जिता के लाए। आपको लगता है यही वो गेम चेंजर है जिस पे नरेंद्र मोदी अब खेल लेंगे? नहीं हो चुकी है, लेकिन यही गेम चेंजर वो इसको अपनी ताकत में कर लेंगे कि वो अगली बार इतने ब्राह्मणों को टिकट दें कि ब्राह्मण जो वहां का है, हिंदुत्व जो वहां का है, वो एकजुट हो जाए। ब्राह्मण वाली थॉट प्रोसेस, क्योंकि 2029 के चुनाव जीतने हैं, उसमें साउथ की सीटों का बड़ा योगदान होगा। तमिलनाडु की सियासत को आप जेन जी से जोड़कर देखें, और जेन जी मैं इसलिए कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर कि जो 108 MLAs उनके हैं, उसमें 93 MLAs लेस देन 40 ईयर्स, एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये देश में एक तरह से तमिलनाडु इसलिए भी अलग अलग एंगल हैं, लेकिन जेन जी जो है वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो परिवर्तन देखता है, वो परिवर्तन का आकांक्षी होता है। तो इसलिए जाति बैरियर टूटे हैं, लेकिन जाति बैरियर जो टूटे हैं उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो कह रहे थे हमारे साथी स्वर्णकार जी, वो डायरेक्शन वही है जो राहुल गांधी का जो दर्शन है। और आप ये उनके भाषण में जो फिल्म स्टार विजय मुख्यमंत्री, उनके भाषण की जो पहली पंक्ति है
कि द एरा बिगिंस नाउ, हैं, वो करके जो बोलते हैं कि सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, न्यू एरा ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, ये थॉट का जिस्ट है। इसका जिक्र करना यूं ही अनायास नहीं है, उन्होंने सोच समझ कर किया है। बिल्कुल। तो जाहिर बात है कि यूथ को उन्होंने परिवर्तन से जोड़ा है, यूथ की आकांक्षा को उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के दायरे में लाने का प्रयास किया है और उस दिशा में उन्होंने दिशा बता दी है। और यही फर्क आम आदमी पार्टी और इसमें है। आम आदमी पार्टी का दर्शन आज तक किसी को नहीं मालूम, किसी को पता नहीं चला। वो बताया नहीं, उन्होंने घोषणा ही नहीं की। वो क्या, विदेश नीति क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होगी, सोशल जस्टिस है कि नहीं है, सेकुलरिज्म है कि नहीं, किसी बात पर उसका व्यूज नहीं है। ये नई पार्टी, इसने व्यूज रखा है, तो ये फर्क है। तो इसके इतनी बात कहने के बाद तमिलनाडु की राजनीति निश्चित रूप से नॉन द्रविडियन जो पॉलिटिकल स्पेस था, उस, आप सही कह रहे हैं, उस स्पेस को लेने के लिए बीजेपी भी परेशान थी, कांग्रेस भी परेशान थी। उस स्पेस को कैसे ले, तो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स ही खत्म कर दिया उसने। वहाँ तमिल पॉलिटिक्स 8-8 साल से चल रही थी। सोनका जी, आपको लगता है ये जो हिंदी पेरियर, ये पॉलिटिक्स एकदम खत्म हो जाएगी? वो हिंदी में भाषण दिया, 5-6 लैंग्वेज की जानकार है। एक लेडी जीत के आई जो 29 साल की लेडी जीत के आई, वो 6 भाषा का हिंदी में भाषण दिया। वो ऐसा नहीं है कि वो तमिल का जो लड़ाई थी तमिल और भाषा का, उसको भी उसने खत्म कर दिया है।